अब देखिए डिजिटल सर्किट आपके दो टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, देन हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट आर ऑफ टू टाइप, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। अब देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप ऐसा बोल सकते हैं प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट। ये मान लीजिए आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और ये मान लीजिए आपका आउटपुट है। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट जो होगा यहाँ पर, प्रेजेंट आउटपुट जो होगा वो फंक्शन होगा प्रेजेंट इनपुट का, यानी प्रेजेंट आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट्स। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है आपका, सीक्वेंशियल सर्किट में आप ऐसा बोल सकते हैं प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। तो ये मान लीजिए आपका सीक्वेंशियल सर्किट है, तो और ये मान लीजिए आपका प्रेजेंट आउटपुट है और ये आपका प्रेजेंट इनपुट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। तो प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये फीडबैक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। तो प्रीवियस आउटपुट के लिए आपको यहाँ पर एक पाथ बनाना पड़ेगा। तो ये प्रीवियस आउटपुट जाएगा आपका इनपुट में, तो ये हमने यहाँ पर इसके लिए फीडबैक यहाँ पर बनाया है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट के केस में जो प्रेजेंट आउटपुट होगा वो फंक्शन होगा प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट का। तो प्रीवियस आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर ये फीडबैक लगाया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं प्रेजेंट आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट। तो जो है वो सीधे सीधे इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आपको कोई भी फीडबैक की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस केस में आपको कोई भी फीडबैक नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो फीडबैक इज यूज्ड। है वो इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करने के लिए आपको यहाँ पर फीडबैक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आपका प्रीवियस आउटपुट पर भी। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फीडबैक इज रिक्वायर्ड। थर्ड देखिए, चूंकि यहाँ पर आपने कोई भी फीडबैक नहीं लिया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी मेमोरी नहीं है। तो इस केस में आप लिख सकते हैं नो मेमोरी। अब इस केस में देखिए, सीक्वेंशियल सर्किट के केस में देखिए, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप ये फीडबैक लगा देंगे तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये एज ए मेमोरी एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एज ए मेमोरी एक्ट करेगा, मेमोरी की तरीके से वर्क करेगा। क्यों इसलिए वर्क करेगा क्योंकि आपने यहाँ पर फीडबैक का यूज कर लिया है, इसलिए मेमोरी के तरीके से वर्क करेगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल क्या है, हाफ एडर हो गया, जैसे हाफ एडर इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। फुल एडर हो गया आपका, या फिर आपका मक्स ले लीजिए या डिमक्स ले लीजिए, एनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, ठीक है ना। ये सभी आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल हैं, इनको वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबस्ट्रक्टर, फुल सबस्ट्रक्टर, मक्स, डिमक्स, एनकोडर, डिकोडर, ये सभी आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल्स हो जाएंगे फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड काउंटर, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड काउंटर्स आर एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। स्टेप्स आप लिख लीजिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो स्टेप्स हैं ये जो आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिजाइन करने में आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स है आप इनपुट्स एंड आउटपुट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी जिस भी आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने इनपुट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने आउटपुट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट। कॉम्बिनेशन सर्किट के केस में क्या होता है, आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट्स। तो आपको इनपुट्स आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आउटपुट्स आइडेंटिफाई कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये इनपुट और आउटपुट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे। इनपुट्स और आउटपुट्स का यूज करके आप ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे।
थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि आप उस ट्रूथ टेबल का यूज़ करके लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब वो लॉजिकल एक्सप्रेशन आप एसओपी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप पीओएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे। आप डायरेक्टली आप मिनिमाइज कर सकते हैं या K-मैप का यूज़ करके भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप उसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना। तो हार्डवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे एंड देन जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में उस मिनिमाइज एक्सप्रेशन को आप इंप्लीमेंट करेंगे या आप उस मिनिमाइज एक्सप्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक लॉजिकल सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक सर्किट्स को। अर्थमेटिक सर्किट्स, अब देखिए अर्थमेटिक सर्किट्स आपके क्या क्या होते हैं। अर्थमेटिक सर्किट्स हो गए जैसे कि आपका हाफ एडर हो गया, हाफ एडर आपका एक अर्थमेटिक सर्किट है, या हाफ सबस्ट्रक्टर हो गया आपका, या फुल एडर हो गया, या फुल सबस्ट्रक्टर हो गया, या पैरेलल एडर हो गया, या लुक अहेड कैरी एडर हो गया। तो अर्थमेटिक सर्किट्स को हम डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक सर्किट्स के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर, देन हाफ सबस्ट्रक्टर, देन फुल एडर, देन फुल सबस्ट्रक्टर, देन पैरेलल एडर, देन लुक अहेड कैरी एडर। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक सर्किट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाफ एडर। ये हाफ एडर क्या करता है, आपके 2 बिट को ऐड करेगा। तो चूंकि ये आपका 2 बिट को ऐड कर रहा है इसलिए इसको बोला जाता है हाफ एडर। अगर आप 3 बिट को ऐड कर रहे होते तो उसको बोला जाता है फुल एडर। तो हाफ एडर के केस में 2 बिट्स को ऐड करेंगे, फुल एडर के केस में आप 3 बिट्स को ऐड करेंगे। तो ये हाफ एडर है तो हम यहाँ पर 2 बिट्स को ऐड करेंगे। तो ये मान लीजिए आपने 2 बिट ली हुई है या आप ले सकते हैं 0 1 और इसको ऐड करेंगे। देखिए 0 0 को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा, 0 आएगा। 0 1 को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा, आपका 1 आएगा। यहाँ पर कैरी आपका 0 था, यहाँ पर भी कैरी आपका 0 था। आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ये 2 इनपुट हो जाएंगे आपके ए एंड बी और 2 आउटपुट हो गए सम एंड कैरी। तो अब आपने इनपुट्स आइडेंटिफाई कर लिया, आउटपुट आइडेंटिफाई कर लिए। अब इनकी ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं हम। फर्स्ट इनपुट है ए, सेकेंड इनपुट है बी, ये आपके इनपुट हो गए। सम आपका एक आउटपुट है और कैरी आपका एक आउटपुट है। तो ये हमने इनपुट ले लिए और ये हमने आउटपुट ले लिया। अब देखिए इनपुट के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये आपके इनपुट्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखिए 0 0 को आप सम करेंगे, 0 0 बिट को आप सम करेंगे तो सम आएगा 0, कैरी आएगी 0। 0 1 को सम करेंगे तो सम आएगा 1, कैरी आएगी 0। 1 0 को सम करेंगे तो सम आएगा 1, कैरी आएगी 0। 1 1 कैरी हो जाएगी आपकी 1, ठीक है ना। जैसे कि आप 1 1 बिट को ऐड करेंगे तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो सम हो जाएगा आपका 0 और कैरी हो जाएगी आपकी 1। तो ये 2 इनपुट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको 2 आउटपुट मिलेंगे, सम और कैरी। तो सम 0 हो गया, कैरी हो जाएगा आपका 1। ये 2 आपके इनपुट हो जाएंगे। इनपुट है इनपुट भी 1 1 और सम हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगी 1। एसओपी में लिख रहे हैं, आप चाहें तो पीओएस में लिख सकते हैं। एसओपी पीओएस दोनों में ही सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। हम यहाँ एसओपी में लिख रहे हैं। तो सम के लिए देखिए इसके लिए करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा ए बार बी प्लस, अब इसके लिए देखिए इसके लिए हम लिख रहे हैं ये हो जाएगा ए बी बार। तो आप क्या देख रहे हैं, सम क्या आ रहा है आपका, सम आ रहा है ए एक्सोर बी। तो हाफ एडर के केस में ये सम के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है आपका ए एक्सोर बी और कैरी के लिए देखिए क्या आएगा। कैरी के लिए आप इस एसओपी में लिख रहे हैं, इस 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या आ जाएगा ए बी। तो सम के लिए एक्सप्रेशन हो गया ए एक्सोर बी, कैरी के लिए हो जाएगा ए बी। तो सम के लिए हाफ एडर के केस में सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया है ए एक्सोर बी और कैरी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एंड बी। तो सम हो गया आपका ए एक्सोर बी, कैरी आपका हो जाएगा ए एंड बी। इस हाफ एडर के केस में किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एक्सोर बी। कैरी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, कैरी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एंड बी। वो आपसे डिले एनालिसिस भी करवा सकता है। लेट्स से कि ये जो आपका जो एक्सोर गेट है इसका प्रोपेगेशन डिले है टीपी, इसका प्रोपेगेशन डिले टीपी है और एंड गेट का प्रोपेगेशन डिले भी टीपी है। तो फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इस हाफ एडर का डिले क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो प्रोपेगेशन डिले है टीपी, इसका प्रोपेगेशन डिले भी टीपी है। आपने इनपुट्स अप्लाई किए ए और बी और आफ्टर टीपी टाइम आपको ये सम भी मिल जाएगा और कैरी भी मिल जाएगा। इसका मतलब इस सर्किट का डिले क्या हो जाएगा, इस हाफ एडर का डिले क्या हो जाएगा, टीपी। और लेट से अगर आप मान लीजिए आपको डाटा इस तरीके से गिवन है कि इस गेट का एक्सोर गेट का जो
डिले है वो 2 नैनो सेकेंड है और इस एंड गेट का डिले जो है वो 1 नैनो सेकेंड है। और फिर वो आपसे पूछता है कि इस हाफ एडर का डिले क्या होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सम के लिए आपको 2 नैनो सेकेंड लगेंगे, लेकिन कैरी के लिए आपको 1 नैनो सेकेंड लगेंगे। तो कैरी आपका आफ्टर 1 नैनो सेकेंड जनरेट हो जाएगा, लेकिन सम को जनरेट होने के लिए आपको 2 नैनो सेकेंड लगेंगे। तो ओवरऑल इस पूरे हाफ एडर के लिए कितना टाइम लगेगा, तो फिर उस केस में जो डिले हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा आपका 2 नैनो सेकेंड, क्योंकि हाफ एडर का आउटपुट क्या है, सम और कैरी, यानी दोनों चीज़ें आपको चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको कब अवेलेबल होगा, आफ्टर 2 नैनो सेकेंड। तो उस केस में फिर इस सर्किट का डिले हो जाएगा 2 नैनो सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसकी डिले एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछ सकता है कि इस हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट लगेंगे, या इस हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट लगेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्सोर चाहिए। एक्सोर को हम ऑलरेडी नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक्सोर को इम्प्लीमेंट करते हैं नैंड गेट से। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एक्सोर गेट को नैंड गेट से किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर आपको सम मिल जाएगा, सम हो जाएगा आपका ए एक्सोर बी, यानी आपको 4 नैंड गेट लगेंगे इस सम को इम्प्लीमेंट करने में। तो 4 नैंड गेट का यूज करके आप इस सम को जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैरी। कैरी के लिए आपको कितने नैंड गेट लगेंगे। तो जरा इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर आप इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको कैरी मिल जाएगा। यानी आप कैरी के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दीजिए। और नैंड गेट से नॉट गेट आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक नैंड गेट लगेगा नॉट गेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी, और ये आपको कैरी मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सम के लिए आपको 4 नैंड गेट लगे, 1 2 3 4, और इस कैरी के लिए आपको 2 नैंड गेट लगे। तो कैरी के लिए 2 लगेंगे, सम के लिए 4 लगेंगे, और ओवरऑल इस पूरे हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सम और कैरी को जनरेट करने के लिए आपको टोटल 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट टू इम्प्लीमेंट दिस हाफ एडर इज इक्वल टू 5, यानी 5 नैंड गेट का यूज करके आप इस हाफ एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने नैंड गेट लिया है वो कितने इनपुट का लिया, हमने 2 इनपुट के नैंड गेट्स का यहाँ पर यूज किया है। तो 2 इनपुट्स के 5 नैंड गेट का यूज करके आप इस हाफ एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सम के लिए कितना डिले हो जाएगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 1 का डिले यहाँ हुआ। लेट से कि सभी नैंड गेट का डिले आपका सेम है, सभी नैंड गेट्स का डिले आपका सेम है, और वो है आपका डिले 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का डिले यहाँ हुआ, ये आपका 2 यूनिट का डिले होगा इस लाइन पर, ये फर्स्ट यूनिट का डिले, सेकंड यूनिट, देखिए ये सारे पैरेलल में चलेगा आपका, ये सब डिले जो है वो पैरेलल में चल रहे हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सम के लिए आपको 3 यूनिट का डिले लगा, और कैरी के लिए आपको 1 और 2 यूनिट का डिले लगेगा। तो अगर इस सर्किट की हम बात करें तो सम को जनरेट करने के लिए आपका 1 2 और 3 यूनिट का डिले लगेगा, और कैरी को जनरेट करने के लिए आपका 1 और 2 यूनिट का डिले लगेगा इस सर्किट में, हाफ एडर को नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हाफ एडर को हम नॉर गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट टू इम्प्लीमेंट दिस हाफ एडर। नॉर गेट था, नॉर गेट से हमने एक्सोर गेट को, नॉर गेट की हेल्प से हमने एक्सोर गेट को इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर आप नॉर गेट की हेल्प से एक्सोर गेट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपके 5 नॉर गेट लग रहे थे, लेकिन हमें वहाँ पर एक्सोर नहीं चाहिए, एक्सोर के साथ साथ हमें कैरी भी चाहिए। तो हम उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारे गेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, और हमें यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स निकालने हैं। तो मिनिमम के लिए हम इसको दूसरे तरीके से डिजाइन करते हैं। अगर हम जो हमने आपको बताया था कि 5 नॉर गेट का यूज़ करके आप एक्सोर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो 5 नॉर गेट से आपका एक्सोर तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको ये कैरी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि आपको ये कैरी भी मिल जाए और नॉर गेट भी आपके मिनिमम रहें। तो ये क्या होता है, ये आपका एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए आपका एक्सनोर क्या होता है, एक्सनोर आपका होता है ए बी प्लस ए बार बी बार, और हम किस गेट से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं नॉर गेट से। तो नॉर गेट क्या करता है, और प्लस नोट। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का ही हो रहा है, ये देखिए और हुआ है इन दोनों को और हुआ है, प्लस उसका नोट हुआ है। इसी तरीके से इसको देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, और प्लस, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट
ए बार बी बार को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका ये वाला कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये नॉर बन गया आपका, और प्लस नोट, और इस पूरे को देखिए ये और प्लस नोट। तो कुछ मुझे हेल्प मिलेगी नॉर गेट से इसको डिजाइन करने में, अगर मैं इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। सबसे पहले तो मैं ए बी को बनाता हूँ। तो देखिए ये मेरा ए बी मिल चुका है मुझे। फिर से अगर मैं इन दोनों का नॉर लगा दूंगा तो मुझे एक्सोर मिल जाएगा। नोट लगाने पर मुझे क्या मिल जाए, देखिए ये यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे मिला ए एंड बी। ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार और होल बार। तो ये किसके इक्वल है मेरा, ये इक्वल है ए एक्सोर बी के, यानी मुझे क्या मिल गया, मुझे सम मिल गया। एंड गेट है, एंड गेट को मैं नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो एंड गेट को नॉर गेट से इंप्लीमेंट मैं कर सकता हूं, तो कितने नॉर गेट लगेंगे, एंड गेट को अगर मुझे नॉर गेट से इंप्लीमेंट करना है तो मुझे 3 नॉर गेट लगेंगे। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 3 नॉर गेट का यूज़ करके हम इस एंड गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मुझे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा मुझे ये होगा कि मुझे कैरी क्या चाहिए, मुझे कैरी चाहिए ए बी। अब डायरेक्टली मुझे यहाँ पर मुझे कैरी में मुझे मिल चुकी, देखिए सम तो मुझे यहाँ मिल गया और कैरी मुझे यहाँ पर मिल गई। डायरेक्टली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर कैरी मिल गई और सम मुझे यहाँ पर मिल गया। मैंने एंड गेट बना लिया है, ये मेरा हो जाएगा ए बार, ये मेरा फर्स्ट नॉर गेट है, ये सेकंड नॉर गेट है बी बार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए बार प्लस बी बार होल बार। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो ये 3 नॉर गेट मुझे लग गए इस एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने में। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सम और कैरी को इम्प्लीमेंट करने में मुझे कितने नॉर गेट लगे, मुझे 5 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट हुई, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर आप नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हाफ एडर को तो आपको 5 नैंड गेट लगेंगे। अगर आप नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हाफ एडर को तो आपको 5 नॉर गेट लगेंगे, यानी दोनों केसेस में आपको 5 गेट लगेंगे। 5 नैंड गेट्स की हेल्प से आप हाफ एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 5 नॉर गेट की हेल्प से आप हाफ एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए सम के लिए आपको कितने गेट लगे, तो सम को जनरेट करने के लिए आपको देखिए 1 2 3 4 एंड 5 यानी 5 नॉर गेट लगेंगे सम को जनरेट करने के लिए, और कैरी को जनरेट करने के लिए आपको 3 नॉर गेट लगेंगे, 1 2 एंड 3। 3 नॉर गेट लगेंगे कैरी के लिए और 5 नॉर गेट लगेंगे सम के लिए, और उस ओवरऑल इस पूरे हाफ एडर के लिए आपको 5 नॉर गेट लगेंगे। अब इसके डिले एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए कि जितने भी नॉर गेट हैं इन सभी नॉर गेट्स का जो डिले है वो 1 यूनिट का है। ये जितने भी नॉर गेट हैं इन सभी नॉर गेट का जो डिले है वो लेट से आपका 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का टाइम आपका यहाँ पर लगा डिले। सेकेंड यूनिट जो आपका टाइम लगेगा वो यहाँ लगेगा इस लाइन पर। तो ये फर्स्ट यूनिट का डिले यहाँ लगेगा। देखिए ये सब पैरेलल में चलेंगे। तो देखिए 1 यूनिट का टाइम तो आपको यहाँ पर लगेगा, ये 1 यूनिट का टाइम लगेगा, तीनों पैरेलल में है। तो आफ्टर 1 यूनिट ऑफ टाइम आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए सेकंड लेवल पर केवल ये अकेला है, ये वाला गेट अकेला होगा, क्योंकि ये आपका वर्किंग में तब आएगा जब आपको ये यहाँ पर ये आउटपुट अवेलेबल होगा, ठीक है ना। देखिए ये वर्क कब करेगा, ये वर्क तब करेगा जब आपके पास ये वाला इनपुट भी अवेलेबल हो और आपके पास ये वाला इनपुट भी अवेलेबल हो। तो ये वाला इनपुट तो अवेलेबल है आफ्टर 1 यूनिट ऑफ टाइम। 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद तो आपको ये वाला इनपुट अवेलेबल है, लेकिन ये इनपुट अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी ये इस गेट को हमने प्रोसेस नहीं किया है। तो फर्स्ट लेवल पर आपके ये 3 गेट होंगे, सेकेंड लेवल पर आपका ये अकेला गेट होगा, और थर्ड लेवल पर आपका ये वाला गेट होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद आपको यहाँ पर इनपुट अवेलेबल होंगे, 2 यूनिट ऑफ टाइम के बाद आपको कैरी अवेलेबल हो जाएगी, और 3 यूनिट ऑफ टाइम के बाद आपको सम मिल जाएगा। तो लेट्स से कि जितने भी नॉर गेट हैं उन सभी नॉर गेट्स का डिले आपका 1 यूनिट है। तो आफ्टर 2 यूनिट ऑफ टाइम 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट ऑफ टाइम आपको कैरी मिल जाएगा, और आफ्टर 3 यूनिट ऑफ टाइम के बाद आपको सम मिल जाएगा। तो सम के लिए 3 डिले होगा, 3 यूनिट का डिले होगा, और कैरी के लिए 2 यूनिट का डिले होगा। और कुछ इस टाइप से ये होगा, ये आपका ये तीनों गेट पैरेलल में वर्क करेंगे, फिर ये वाला गेट, फिर उसके बाद ये वाला गेट। क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने में आपका कितने मिनिमम नंबर ऑफ मक्स लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट हाफ एडर। इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम मक्स को डिस्कस करेंगे तभी इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मिनिमम नंबर ऑफ डिकोडर टू इम्प्लीमेंट दिस हाफ एडर। हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ
डिकोडर कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिकोडर को डिस्कस करेंगे। तो मक्स कितने लगेंगे और डिकोडर कितने लगेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जब हम मक्स और डिकोडर को डिस्कस करेंगे। अब देखिए फुल एडर, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, यहाँ पर हम 3 बिट्स को ऐड करेंगे। जैसे कि लेट से आपका 0 0 एंड 0, तो यहाँ पर सम आपका 0 हो जाएगा, कैरी भी आपका 0 हो जाएगा। या मान लीजिए आपने लिया 0 1 1, तो देखिए 1 1 हो जाएगा आपका 0, और 0 + 0 0, यानी सम आपका 0 हो गया, कैरी आपका 1 हो जाएगा। या मान लीजिए आपने 1 1 1 को ऐड किया, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा 1 0, और 1 0 + 1 आपका हो जाएगा 1 1, यानी सम भी 1 हो गया आपका और कैरी भी 1 हो गया। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, आपके यहाँ पर 3 इनपुट होंगे ए, बी और सी, और 2 आउटपुट होंगे सम एंड कैरी। तो आपने इनपुट्स आइडेंटिफाई कर लिए और आपने आउटपुट्स आइडेंटिफाई कर लिए फुल एडर के केस में। तो 3 इनपुट होंगे ए बी सी, 2 आउटपुट होंगे सम एंड कैरी। ये फुल एडर के केस में 3 इनपुट्स हैं ए बी एंड सी, 2 आउटपुट है आपके पास सम एंड कैरी। अब इसके लिए हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। ये फुल एडर के लिए 3 इनपुट्स हो जाएंगे ए बी सी, 2 आउटपुट हो जाएंगे सम एंड कैरी। अब ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। लेट्स सी हमारे इनपुट हैं ए बी एंड सी, ये इनपुट्स हैं हमारे, और ये 2 आउटपुट हो जाएंगे सम एंड कैरी। इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। 0 0 0, कैरी आपका 0 हो जाएगा। 0 1 1, इस केस में देखिए सम आपका 0 हो जाएगा और कैरी आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1 0 0, तो 1 0 0 के केस में आपका सम 1 हो जाएगा और कैरी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 0 1, 1 0 1 के केस में देखिए आपका सम 0 हो जाएगा और कैरी आपका 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा 1 0, 1 0 + 1 हो जाएगा 1 1, यानी सम भी 1 हो जाएगा और कैरी भी आपका 1 हो जाएगा। अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग देखिए ये आपका हो जाएगा 0, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये नंबरिंग हो जाएगी 0 to 7, क्योंकि आपके 3 बिट्स हैं तो 0 to 7 में आपका ये नंबरिंग आप इसकी कर सकते हैं। अब देखिए ये आपकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी इस फुल एडर के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सम के लिए और कैरी के लिए। तो देखिए सम आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए सम आपका क्या है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये सम आपका 1 कब हो रहा है, 1 हो रहा है ऑड नंबर ऑफ 1 के केस में। देखिए यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ 1 है 1, ऑड नंबर ऑफ 1, इवन है 0, ऑड 1 है 1, इवन है 0, इवन है 0, ऑड नंबर ऑफ 1, यानी ऑड नंबर ऑफ 1s को बता रहा है आपका सम। तो ऑड नंबर ऑफ 1 के केस में हमने आपको क्या बताया था कि एक्सोर गेट आपका ऑड नंबर ऑफ 1s को डिटेक्ट करता है। तो सम हो जाएगा आपका ए एक्सोर बी एक्सोर सी, या फिर आप इसको एक्सनोर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर ओड हैं, तो अगर ओड वेरिएबल्स हैं तो एक्सोर और एक्सनोर सेम होता है। आप इसको ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर ए एक्सोर बी एक्सोर सी या ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी। और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका ये हो जाएगा ए बार, सम के लिए क्या हो जाएगा, सम के लिए हो जाएगा ए बार बी बार सी प्लस, देखिए ये आपका हो जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, ये आपका प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, ठीक है ना। ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम 1 2 4 7, ठीक है ना, 1 2 4 एंड 7। तो देखिए कैरी आपका 1 कहाँ पर है, एसओपी फॉर्म में हम ये लिख रहे हैं तो 1 के लिए चेक करेंगे। देखिए कैरी 1 यहाँ पर है, यहाँ पर बी और सी दोनों 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी आपके 2 1 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 1 है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपके तीनों 1 है। तो ये कैरी 1 कब है, ऑलरेडी हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। वेर ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है व्हेन मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1, यानी मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1, वो वाला फंक्शन। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी 3 वेरिएबल्स हैं जिसमें से कि आपका मेजॉरिटी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके 1 होंगे, तो आपका आउटपुट यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो कैरी वाला फंक्शन वो वाला फंक्शन हो जाएगा। मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1, मेजॉरिटी मतलब 3 में से मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, 3 में से मेजॉरिटी हो जाएगा आपका 2, यानी एटलीस्ट अगर 2 इनपुट आपके 1 होंगे तो आपका वो आउटपुट 1 दे देगा। तो देखिए एटलीस्ट 2 1 है तो आउटपुट 1, एटलीस्ट 2 1 है तो आउटपुट 1, और यहाँ पर तो आपको तीनों ही 1 है तो आउटपुट में 1, तो ये वो वाला फंक्शन हो जाएगा। या फिर आप इस कैरी के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा समेशन ऑफ एम 3 5 6 एंड 7, 3 5 6 एंड 7,
और इसके लिए आप लिख सकते हैं ए बार बी सी प्लस ए बार ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब देखिए आप इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। आप ए बी सी को 3 बार लिख लीजिए, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए प्लस ए आपका क्या होता है, ए प्लस ए आपका ए होता है, तो ए बी सी को आप लिख सकते हैं प्लस ए बी सी। फिर उसके साथ आप पेयरिंग कर लीजिए, या तो के-मैप से सॉल्व कीजिए या डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको लेने पर आपको क्या मिलेगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका ए सी कॉमन आ जाएगा और इस यहाँ पर आपका बी सी कॉमन आ जाएगा। यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये आपका कौन सा फंक्शन था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वही एग्जांपल था जहां पर हमने बताया था मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1, यानी एटलीस्ट 2 आपके 1 होंगे तो आपको वो आउटपुट में 1 दे देगा। तो ये आपका कैरी के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सम के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी या ए इग्नोर बी इग्नोर सी, और ये कैरी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखिए इन दोनों में से आप ए बी कॉमन ले लीजिए, अगर आप इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी ये सी प्लस सी बार होगा, सी प्लस सी बार 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से मिल जाएगा आपको ए बी। और एक काम कीजिए आप यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये आपने सी यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस ये आपका क्या है, ये एक्सोर है ए एक्सोर बी एंड सी। तो ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है, ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको कैरी दे रहा है, ठीक है ना। या ए बी को कॉमन ना लेकर के आप बी सी को भी कॉमन ले सकते हैं। लेट्स से कि आपने यहाँ पर बी सी को कॉमन ले लिया, तो अगर आप बी सी को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी सी कॉमन लेने पर ए प्लस ए बार आपका 1 हो जाएगा, यानी आपको मिल गया बी सी प्लस, और देखिए यहाँ पर आप ए को कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा बी एक्सोर सी, यानी आप बोल सकते हैं बी एक्सोर सी एंड ए, या आप सी ए को भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है ए सी और यहाँ पर भी है ए सी, इन दोनों में से आप ए सी को कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस बी बार आपका 1 हो जाएगा, तो इन दोनों में से ए सी कॉमन लीजिए, ये आपका हो जाएगा ए सी प्लस, कॉमन लेने के बाद में फिर देखिए इन दोनों को देखिए, यहाँ से आप बी को कॉमन लेंगे तो आपका ये हो जाएगा ए एक्सोर सी एंड बी। तो ये तीनों ही एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं कैरी के लिए। देखिए इसमें सिमेट्री क्या है, ए बी प्लस ए एक्सोर बी एंड सी, और अगर आप बी सी ले रहे हैं तो बी सी प्लस बी एक्सोर सी एंड ए, और अगर आप ए सी ले रहे हैं तो ए सी प्लस ए एक्सोर सी एंड बी। इस तरीके से आप ये सिमेट्री को याद रख सकते हैं। ये सारी एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं कैरी के लिए, तो सम के लिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा और कैरी के लिए आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। कैरी के लिए या तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं ए बी, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम इन केस ऑफ फुल हेडर, तो सम के लिए एक्सप्रेशन आपका ये हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर कैरी इन केस ऑफ फुल हेडर, तो या तो आप इसको लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका फंक्शन हो जाएगा मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1 वाला। या फिर आप इस तरीके से कॉमन लेकर आप इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए एक्सोर बी डॉट सी, ये भी करेक्ट है, या फिर बी सी प्लस बी एक्सोर सी डॉट ए, ये भी करेक्ट है, या फिर ए सी प्लस ए एक्सोर सी डॉट बी, ये भी करेक्ट है। तो ये सारे ही एक्सप्रेशंस करेक्ट है कैरी के लिए, तो ये कैरी के लिए हो जाएगी एक्सप्रेशंस, और ये आपका सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें लेट से हम 2 एक्सोर गेट का यूज़ कर रहे हैं, 2 इनपुट वाले गेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो 2 इनपुट का एक्सोर गेट हम यहाँ पर ले रहे हैं। 2 एक्सोर गेट लगेंगे यहाँ पर, ये आपका ए और बी का हमने एक्सोर किया है, ए एक्सोर बी, और फिर इसका एक्सोर किया है हमने सी के साथ, तो हमें मिल जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और 2 एक्सोर गेट लगेंगे इस सम को इम्प्लीमेंट करने में। अब कैरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। कैरी को हम मान लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाले इस फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 3 एंड गेट लगेंगे, 3 एंड गेट का यूज़ करके हमने ए बी बी सी और सी ए को इम्प्लीमेंट किया। अब हम यहाँ पर एक 3 इनपुट का और गेट लगाते हैं, 3 इनपुट का और गेट लगाते हैं, और ये हमें कैरी मिल जाएगा। कैरी हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हेडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 एक्सोर गेट लगे, 3 एंड गेट लगा, और 1 और गेट लगा 3 इनपुट का।
तो सम इंप्लीमेंट करने के लिए 2 एक्सोर गेट लगे और कैरी को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 एंड गेट लगे। 2 इनपुट के 3 एंड गेट लिए और 1 और गेट लिया है 3 इनपुट का, और आपका ये फुल एडर को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ये हमें सम मिल गया और ये हमें कैरी मिल चुका है। देखिए आप इसको किसी भी ऑर्डर में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले बी एक्सोर सी और फिर ए को भी ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये आपका एक्सोर जो होता है ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरीके से ये एंड भी आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो पहले आप ए और बी को ले सकते हैं, या पहले आप बी और सी को ले सकते हैं, या पहले आप ए और सी को भी ले सकते हैं। तो आप किसी भी ऑर्डर में इसको लेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप किसी भी ऑर्डर में लेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब इसकी डिले एनालिसिस करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर जितने भी गेट्स हैं उन सबका जो प्रोपेगेशन डिले है वो टीपी है। एंड गेट का डिले भी टीपी है, और गेट का डिले भी टीपी है, और एक्सोर गेट का डिले भी टीपी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस फुल एडर का डिले कितना हो जाएगा? तो देखिए ये सारे गेट्स एक लाइन पर हैं, पैरेलल हैं, तो अगर इन सभी गेट्स का डिले टीपी है तो टीपी टाइम लग जाएगा यहाँ तक डेटा को प्रोसेस करने पे। तो आफ्टर टीपी टाइम आप यहाँ पर होंगे, यानी टीपी टाइम बाद आपको यहाँ पर होंगे, और 2 टीपी टाइम बाद आप यहाँ पर होंगे। तो ये सभी गेट्स आपके पैरेलल हैं तो टीपी टाइम यहाँ पर लगेगा, और ये दोनों गेट पैरेलल हैं तो टीपी टाइम आपको यहाँ पर लगेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 2 टीपी टाइम आपको सम भी मिल जाएगा और कैरी भी मिल जाएगा। तो 2 टीपी आपका यहाँ पर प्रोपेगेशन डिले होगा इस सर्किट का, तो 2 टीपी टाइम के बाद आपको सम भी मिल जाएगा और कैरी भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर एजम्पशन हमने क्या माना है? एजम्पशन हमने ये माना है कि एक्सोर गेट, एंड गेट और ओर गेट, इन तीनों ही गेट का जो डिले है वो सेम है और वो टीपी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर टीपी टाइम आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, और आफ्टर 2 टीपी टाइम आपको सम और कैरी भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस पूरे सर्किट का जो डिले है या इस फुल एडर में आपको 2 टीपी टाइम के बाद सम और कैरी दोनों ही चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि आपका जो ये एक्सोर गेट है, इस एक्सोर गेट का प्रोपेगेशन डिले 2 नैनोसेकंड है, इसका भी 2 नैनोसेकंड है, और एंड गेट का 1 नैनोसेकंड है। एंड गेट का 1 नैनोसेकंड है, और गेट का भी 1 नैनोसेकंड है। तो फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर फिर इस सर्किट का डिले क्या हो जाएगा? तो देखिए फिर सम को जनरेट करने में आपको 4 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा, सम को जनरेट करने में आपको 4 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा, कैरी को जनरेट करने में आपको 2 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 2 नैनोसेकंड आपको कैरी मिल जाएगा, और आफ्टर 4 नैनोसेकंड के बाद आपको सम मिल जाएगा, और ओवरऑल आपका अगर ये फुल एडर का डिले की अगर आप बात करें तो वो हो जाएगा इस केस में 4 नैनोसेकंड, क्योंकि आफ्टर 4 नैनोसेकंड के बाद आपको सम भी मिल जाएगा और कैरी भी मिल जाएगा। हालांकि कैरी आपको 2 नैनोसेकंड के बाद ही अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन सम के लिए आपको 4 नैनोसेकंड तक वेट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 4 नैनोसेकंड के बाद आपको सम मिलेगा और 2 नैनोसेकंड के बाद आपको कैरी अवेलेबल हो जाएगा, और ओवरऑल आपको 4 नैनोसेकंड के बाद ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फुल एडर में आप 3 बिट्स को ऐड करते हैं। फुल एडर में आप 3 बिट्स को ऐड करते हैं, ए, बी और सी, और हाफ एडर में आप 2 बिट को ऐड करते हैं। तो देखिए अगर आप इन 2 बिट को ऐड करेंगे तो आपका एक हाफ एडर यहाँ पर लगेगा, और इस हाफ एडर का आउटपुट क्या होगा? सम और कैरी। तो इसके 2 आउटपुट होंगे, फिर उसको आप इस थर्ड के साथ एक और हाफ एडर लगा करके इसको फिर से ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप फुल एडर को हाफ एडर्स का यूज़ करके भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस काम को आप एक हाफ एडर से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि 2 बिट को ऐड करने में आपको एक हाफ एडर लगेगा, प्लस हो सकता है कि इन 2 को ऐड करने पर आपको सम और कैरी मिलेंगे, तो उसको फिर आप जब इस थर्ड के साथ ऐड करेंगे तो आपको एक और हाफ एडर की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसका ये लेट से आपका इनपुट ए है, इनपुट बी, तो हाफ एडर के केस में सम होता था आपका ए एक्सोर बी, यानी यहाँ पर आपको सम मिल जाएगा ए एक्सोर बी, और कैरी होता था आपका सिंपली ए एंड बी। तो कैरी आपको मिल जाएगा ए बी। ये आपका एक हाफ एडर है, ये आपका फर्स्ट हाफ एडर है। तो ये एक हाफ एडर का आपने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है ना। ये फर्स्ट हाफ एडर का आपने यूज़ किया है और आपको सम मिल गया और कैरी मिल गया, लेकिन आपको 2 हाफ एडर लेने होंगे क्योंकि आपको इस सी वाले को भी प्रोसेस करना है। तो एक काम करते हैं, सी को भी ले लेते हैं। ये आपने थर्ड इनपुट लिया सी, और यहाँ पर एक और एक्सोर गेट लगा देते हैं। तो आपको
सम मिल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिला A XOR B और यहाँ से मिला C XOR C। अब चूंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये क्यूमुलेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो यहाँ से आपने लिया A XOR B, फिर इसका XOR किया C के साथ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका फुल एडर के केस में सम है, तो ये आपको सम मिल गया। अब देखिए हाफ एडर में होता क्या था कि ये दो इनपुट जाते थे, इन दो इनपुट में आप XOR लगा करके सम लेते थे और एंड गेट लगा करके कैरी लेते थे। तो ये इन दो इनपुट में हमने XOR लगाया, इन दो इनपुट में फिर हमने एंड लगाया, तो इन दो इनपुट में हमने XOR लगाया, अब इन दोनों ही इनपुट में हम एंड गेट लगाएंगे। तो इन दोनों पर हमने एंड लगा दिया। तो एंड लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए ये मेरा क्या था, ये मेरा था A XOR B और ये मेरा क्या है, ये मेरा है C एंड C। तो देखिए ये मेरा है A XOR B और ये मेरा है C, तो मुझे मिल जाएगा A XOR B एंड C। ये मेरा सेकंड हाफ एडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हाफ एडर हो गया, दो इनपुट गए XOR लगाया, उन दोनों इनपुट पर एंड लिया। ये सेकंड हाफ एडर हो गया, दो इनपुट गए XOR लगाया, उन दोनों ही इनपुट पर एंड लगाया। तो ये फर्स्ट हाफ एडर है, ये मेरा सेकंड हाफ एडर है। तो ये मैंने दो हाफ एडर यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं, ये मेरा सेकेंड हाफ एडर हमने यूज़ कर लिया। तो सम तो मुझे मिल गया। अब कैरी के लिए देखिए मैं यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करने जा रहा हूँ। अब ये ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, A XOR B एंड C मुझे मिल चुका है और A भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली एक और गेट का और यूज़ करना है और मुझे कैरी मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर केवल एक और गेट और लगा दूँगा। तो और गेट लगाते ही मुझे ये कैरी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से मुझे मिल रहा है AB प्लस ये और गेट मैंने लगाया है और यहाँ से मुझे मिल रहा है A XOR B एंड C। तो यहाँ से मुझे सम मिला और यहाँ से मुझे कैरी मिला। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मुझे दो हाफ एडर प्लस वन और गेट का यूज़ करके मैं इस फुल एडर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से भी सिमुलेट कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा फर्स्ट हाफ एडर है, ये 3 इनपुट है A B और C, 2 आउटपुट है सम एंड कैरी, ये 2 हाफ एडर है और ये एक और गेट है। तो देखिए ये फर्स्ट हाफ एडर मैंने यहाँ पर लगाया, सेकंड हाफ एडर मैंने यहाँ पर लगाया और ये एक और गेट लगा दिया और इसके बाद मुझे सम और कैरी मिल गया। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे 2 हाफ एडर लगेंगे प्लस 1 और गेट लगेगा। ये और गेट क्यों लग रहा है, और गेट मुझे कैरी के लिए लग रहा है, ठीक है ना। ये 2 हाफ एडर लगाकर मुझे सम मिल जाएगा, लेकिन कैरी के लिए मुझे ये और गेट भी लगाना पड़ेगा। तो ये गेट की हम डिले एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स से कि जितने भी गेट्स हैं उन सभी का जो प्रोपेगेशन डिले है वो है TP। मीन्स यहाँ पर जो XOR गेट है उसका प्रोपेगेशन डिले भी TP है, इस एंड गेट का भी प्रोपेगेशन डिले TP है और इस OR गेट का भी प्रोपेगेशन डिले आपका, इस OR गेट का प्रोपेगेशन डिले भी TP है। जितने भी गेट्स हैं उन सभी गेट्स का प्रोपेगेशन डिले है TP। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सम के लिए कितना डिले लगेगा और कैरी के लिए कितना डिले लगेगा। तो देखिए सम के लिए आपका 1 TP टाइम यहाँ पर लगेगा, ये दोनों पैरेलल में है। देन अगेन 1 TP टाइम आपको यहाँ पर लगेगा, यानी सम आपको 2 TP के बाद मिल जाएगा। सम आपको 2 TP के बाद मिल जाएगा, लेकिन कैरी के लिए चूंकि ये एक और गेट लगा हुआ है तो कैरी के लिए आपको 1 TP एक्स्ट्रा लगेगा, तो कैरी के लिए आपका 3 TP हो जाएगा। तो सम के लिए आपको 2 TP टाइम लगेगा, कैरी के लिए 3 TP टाइम लगेगा और ओवरऑल इस फुल एडर के दोनों इनपुट्स को लेने के लिए आपको 3 TP टाइम का डिले लगेगा, जहाँ पर कि सम के लिए 2 TP और कैरी के लिए 3 TP डिले होगा। और मान लीजिए कि अगर इन गेट्स का डिले हम चेंज कर देते हैं, लेट्स से ये जो आपका XOR गेट है इसका डिले है 2 नैनोसेकंड, इस XOR गेट का डिले भी है 2 नैनोसेकंड, एंड गेट का डिले है 1 नैनोसेकंड, इस एंड गेट का डिले है 1 नैनोसेकंड और इस OR गेट का डिले है 1 नैनोसेकंड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सम और कैरी के लिए कितना डिले लगेगा। तो देखिए 2 नैनोसेकंड का डिले आपका यहाँ पर लगा, 2 नैनोसेकंड का डिले आपका यहाँ पर लगा, यानी सम को लेने के लिए आपको 4 नैनोसेकंड का डिले लगेगा। तो 4 नैनोसेकंड का डिले लगेगा सम प्रोड्यूस होने में। कैरी के लिए देखिए यहाँ पर आपका डायरेक्टली A और B आपको अवेलेबल है, यानी 1 नैनोसेकंड के बाद आपको AB मिल जाएगा, 1 नैनोसेकंड के बाद आपको AB मिल जाएगा। तो यहाँ पर AB आपको मिल चुका है 1 नैनोसेकंड के बाद। लेकिन देखिए ये गेट आपका तब वर्क करेगा जब आपको ये दोनों इनपुट अवेलेबल होंगे। तो देखिए ये जो C इनपुट है ये तो आपको अवेलेबल है, C इनपुट तो आपको इनिशियली अवेलेबल है, लेकिन देखिए ये जो A XOR B है ये आपको अवेलेबल होगा आफ्टर 2 नैनोसेकंड, यानी 2 नैनोसेकंड के बाद ही आपका ये वाला इनपुट अवेलेबल होगा। हालांकि ये जो C इनपुट है ये वाला इनपुट है ये इनिशियली आपको अवेलेबल है
ठीक है ना। लेकिन ये दूसरा इनपुट आपको अवेलेबल होगा आफ्टर 2 नैनो सेकंड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 नैनो सेकंड के बाद इसको ये दोनों इनपुट मिलेंगे और 1 नैनो सेकंड का इसका खुद का डिले है, यानी 3 नैनो सेकंड के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है ना। तो 3 नैनो सेकंड के बाद आपको यहाँ पर इनपुट मिल रहा है और देखिए ये वाला इनपुट आपको मिल रहा था 1 नैनो सेकंड के बाद। ठीक है ना। तो 1 नैनो सेकंड के बाद आपको ये मिल जाएगा और 3 नैनो सेकंड के बाद आपको ये मिल जाएगा, प्लस 1 नैनो सेकंड इसका खुद का डिले है। तो 3 + 1 = 4, यानी कैरी को जनरेट करने में आपको 4 नैनो सेकंड का डिले लगेगा और सम को जनरेट करने में भी आपको 4 नैनो सेकंड का डिले लगेगा। तो फिर इस केस में ओवरऑल जो डिले हो जाएगा इस पूरे सर्किट का वो 4 नैनो सेकंड हो जाएगा, जिसमें से कि सम को जनरेट करने में 2 + 2 4 नैनो सेकंड का डिले लगा और कैरी को जनरेट करने में 1 यहाँ लगा, यहाँ तक आने में 2 लगा, फिर देखिए 2 + 1 3, यानी 3 आपका यहाँ पर लगा, ये आपका 1 से आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा 3 + 1 इसका खुद का 4, यानी 4 नैनो सेकंड का डिले लगेगा आपको कैरी को जनरेट करने में। चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये जो आपका एक्सोर गेट है इसका डिले है 3 नैनो सेकंड और इस वाले एक्सोर गेट का भी डिले लेट से 3 नैनो सेकंड है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सम और कैरी के लिए कितना डिले लगेगा? एंड और गेट का डिले आपका 1 नैनो सेकंड है अभी भी। तो देखिए सम के लिए आपको 3 + 3 यानी 6 नैनो सेकंड लगेगा। तो सम जनरेट करने के लिए आपको 6 नैनो सेकंड का डिले लगेगा। लेकिन कैरी जनरेट करने के लिए कितना डिले लगेगा? देखिए 3 नैनो सेकंड यहाँ पर आया, यहाँ पर 1 आया, 3 + 1 आपका हो जाएगा 4, 4 + 1 आपका 5, यानी कैरी जनरेट करने के लिए अब आपको 5 नैनो सेकंड का डिले लगेगा। तो सम के लिए 6 नैनो सेकंड का डिले और कैरी के लिए आपका 5 नैनो सेकंड का डिले और ओवरऑल आपको टोटल 6 नैनो सेकंड वेट करना होगा सम और कैरी दोनों को लेने के लिए। ये 5 नैनो सेकंड कैसे हुआ? 3 नैनो सेकंड तो यहाँ से आया 3, ये 1 पर ये आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन 3 यहाँ पर आया प्लस 1 इसका लगा, 3 + 1 4 और 1 इसका खुद का लगेगा, 4 + 1 = 5, यानी 5 नैनो सेकंड आपका कैरी लगेगा। तो इस टाइप के एनालिसिस आप कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपका वो इस टाइप की वेरिएशंस करता है, गेट्स का डिफरेंट गेट्स का डिफरेंट डिले हो, तो इस तरीके से आप एनालिसिस करके सम और कैरी का जो प्रोपगेशन टाइम है वो निकाल सकते हैं। सम और कैरी का में जो प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो सम के लिए एक्सप्रेशन आपका ये हो जाएगा, कैरी के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? कैरी के लिए या तो आप ये वाले एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं या फिर हमने और जो डिस्कस किए थे आप उनको भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट टू इम्प्लीमेंट दिस फुल एडर। फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके कितने नैंड गेट लगेंगे, या इस तरीके से, या वो इस तरीके से भी पूछ सकता है मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट टू इम्प्लीमेंट दिस फुल एडर। फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मिनिमम नोर गेट लगेंगे, या वो आपसे ये पूछ सकता है कि कितने हाफ एडर और गेट का यूज करके आप फुल एडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि एक फुल एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 2 हाफ एडर + 1 और गेट लगेगा, यानी 2 हाफ एडर + 1 और गेट का यूज करके आप 1 फुल एडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका इस टाइप से पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स का यूज करके आप फुल एडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मार्क्स वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे जब मार्क्स को डिस्कस करेंगे। या फिर वो आपसे पूछ सकता है कितने डिकोडर्स का यूज करके, मिनिमम नंबर ऑफ डिकोडर्स टू इंप्लीमेंट दिस फुल एडर। तो फुल एडर को आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिकोडर्स का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम डिकोडर को डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि नैंड गेट से कितने मिनिमम नैंड गेट का यूज करके आप फुल एडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो निकालिए जरा नैंड गेट का यूज करके, नैंड गेट को यूज करके आप फुल एडर को डिजाइन कीजिए, लेकिन वो नैंड गेट आपको मिनिमम यूज करना है। मिनिमम नैंड गेट का यूज करके आपको फुल एडर को डिजाइन करना है। तो देखिए नैंड गेट का यूज करके आप A XOR B को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि A XOR B को आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे नैंड गेट का यूज करके। फिर आप इसका XOR कर दीजिए C के साथ। तो जैसे आपने इसको इंप्लीमेंट करेंगे नैंड गेट से, फिर उसी को आप C के साथ ले करके रिप्लीकेट कर दीजिएगा। जैसे A XOR B आपने नैंड गेट से इंप्लीमेंट किया, लेट से A XOR B जो है आपका Y है, तो ये फिर Y XOR C हो जाएगा। तो जैसे आपने इसको इंप्लीमेंट किया नैंड गेट से, ठीक उसी तरीके से फिर आप इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो आप उसी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कीजिए। XOR को आप नैंड से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपको ये 2 बार करना है। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर XOR को इंप्लीमेंट करना है नैंड गेट से, सेकेंड टाइम फिर आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है नैंड गेट से।
लेट से ए एक्सोर बी आपका वाई है, तो ये हो जाएगा वाई एक्सोर सी। सी के लिए हम फिर से इसको इसी पूरे सर्किट को रिप्लिकेट कर देते हैं, जैसे हमने ए एक्सोर बी निकाला है वैसे ही हम ए एक्सोर बी एक्सोर सी के लिए फिर से रिप्लिकेट कर देते हैं और सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सम हो जाएगा, सम हो जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। और इस तरीके से आप 8 नेंड गेट का यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 8 नेंड गेट हमने लगाए हैं और हमें मिल चुका है ए एक्सोर बी एक्सोर सी। कैरी हमें कैसे मिलेगा, तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा, देखिए इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, ए बी बार आपको मिल रहा है ये। तो आपने अगर कनेक्शन यहाँ से लिया है तो सेम कनेक्शन सिमेट्री रखते हुए आप यहाँ से लेंगे, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा। तो ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा ए एक्सोर बी, यहाँ से आपका जा रहा है सी, और ये आपने नेंड गेट है तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमने यहीं से क्यों लिया है, यहाँ से हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें ये पैटर्न मिल रहा है, ए एक्सोर बी डॉट सी वाला पैटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। ये कैरी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हमें ये पैटर्न मिल रहा है। देखिए यहाँ से हमें ए बी मिल गया, ए बी वाला पैटर्न मिल रहा है, तो ए बी वाला पैटर्न हमें कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ से कनेक्शन लिया तो हमें ये ए बी बार वाला पैटर्न मिला। फिर देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी एंड सी वाला पैटर्न मिल गया, तो हमने यहाँ से कनेक्शन ले लिया। तो ये पैटर्न कुछ कुछ हमें मिलता जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ से कनेक्शन लिया है, दोनों सिमेट्रिकल है। देखिए ये भी जस्ट फर्स्ट नेंड गेट के बाद लिया है, तो यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट नेंड गेट के बाद ही इसको लिया है, ठीक है ना। ये फर्स्ट नेंड गेट के बाद कनेक्शन लिया है, तो यहाँ से भी हम फर्स्ट नेंड गेट के बाद ही यहाँ से भी हमने कनेक्शन लिया है। अब क्या कीजिए, एक नेंड गेट और लगा दीजिए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका एंड हो जाएगा ए बी बार एंड ये हो जाएगा आपका ए एक्सोर बी एंड सी बार होल बार। तो ये बार बार आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए बी प्लस ए एक्सोर बी एंड सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैरी। तो सम भी मिल गया आपको और कैरी भी मिल गया। तो कितने नेंड गेट लगे आपके, टोटल 9 नेंड गेट लगे। तो 9 नेंड गेट का यूज़ करके आप इस फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर कि कैरी के लिए आपके कितने नेंड गेट लगे, फर्स्ट ये लगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 नेंड गेट लगे आपके कैरी को जनरेट करने में, और सम को जनरेट करने में आपके टोटल 8 नेंड गेट लगे, और ओवरऑल इस पूरे सर्किट को जनरेट करने में आपके टोटल 9 नेंड गेट लगे, ठीक है ना। सम को जनरेट करने में आपके 8 नेंड गेट लग रहे हैं, और कैरी को जनरेट करने में आपके 6 नेंड गेट लग रहे हैं, और ओवरऑल इस पूरे फुल एडर को जनरेट करने में आपके 9 नेंड गेट लग रहे हैं। अगर मुझे नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करना हुआ, नॉर गेट से अगर मुझे इस फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना हुआ तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट टू इम्प्लीमेंट दिस फुल एडर। अब नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कीजिए, तो देखिए यहाँ पर आप निकाल रहे हैं ए एक्सोर बी और फिर इसको एक्सोर ले रहे हैं सी के साथ। अब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि एक्सोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 5 नॉर गेट लगेंगे। एक्सोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टोटल 5 नॉर गेट लगेंगे। तो 5 नॉर गेट तो आपके यहाँ पर लग गए, 5 नॉर गेट लग जाएंगे आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में, यानी टोटल नॉर गेट हो जाएंगे आपके 10। 5 नॉर गेट लगेंगे आपको इस एक्सोर को इम्प्लीमेंट करने में, 5 नॉर गेट आपके लग जाएंगे इस वाले एक्सोर को इम्प्लीमेंट करने में, तो टोटल आपके 10 नॉर गेट लग जाएंगे। लेकिन ये आपका मिनिमम नहीं होगा, ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि हमने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट। तो इस तरीके से आपके टोटल 10 नॉर गेट लग रहे हैं, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है क्योंकि मिनिमम इससे भी मिनिमम पॉसिबल है। इस तरीके से आपके तो 10 नॉर गेट लग गए, लेकिन इससे भी मिनिमम पॉसिबल है। इस तरीके से इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा लेकिन इससे भी मिनिमम आपका पॉसिबल है। वो मिनिमम आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सोर को इम्प्लीमेंट करेंगे नॉर से तो 5 नॉर गेट तो आपके यहाँ लग जाएंगे, 5 यहाँ लग जाएंगे, तो 10 नॉर गेट तो आपके यहीं पर ही हो गए, ठीक है ना। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि इससे भी मिनिमम पॉसिबल है। हमने आपको ये बताया था कि अगर वेरिएबल्स आपके ऑड हो, जैसे देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आपके 3 है। देखिए हमने आपको ये बताया था कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके ऑड हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए एक्सोर बी एक्सोर सी इज इक्वल टू ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो ऑड वेरिएबल्स हैं, तो 3 के केस में
या 5 के केस में या 7 के केसेस में आप ऐसा बोल सकते हैं ए एक्सोर बी एक्सोर सी इज इक्वल टू ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इसका फ़ायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसका फ़ायदा आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टली नेंड को नोर से रिप्लेस कर दें तो आपको सम और कैरी डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए एक्सोर बी एक्सोर सी इज इक्वल टू ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी है, तो डायरेक्टली आप नेंड को नोर से रिप्लेस कर दीजिए। तो इस सर्किट में जहाँ जहाँ पर भी हमने नेंड गेट लगाया है वहाँ पर अगर आप नोर गेट लगा देंगे तो एज इट इज़ आपको सम मिल जाएगा और एज इट इज़ आपको यही कैरी मिल जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 9 नोर गेट का यूज़ करके आप सम और कैरी जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि नेंड गेट को रिप्लेस कर देना है नोर गेट से। तो सभी जगह नेंड गेट को नोर गेट से रिप्लेस कर दीजिए और सम भी आपको यही मिलेगा और कैरी भी आपको यही मिलेगा, क्योंकि ए एक्सोर बी एक्सोर सी इज इक्वल टू ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी होता है। तो इसका आप यहाँ पर फायदा ले सकते हैं। तो देखिए ये अब मेरे टोटल 9 नोर गेट लगेंगे इस फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने में, जहाँ पर कि इस सम को इम्प्लीमेंट करने में मुझे 8 नोर गेट लगेंगे और इस कैरी को इम्प्लीमेंट करने में मुझे 6 नोर गेट लगेंगे। सम को इम्प्लीमेंट करने में 8 नोर गेट लगेंगे, कैरी को इम्प्लीमेंट करने में 6 नोर गेट लगेंगे और ओवरऑल इस पूरे फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने में मुझे 9 नोर गेट लगेंगे। देखिए अब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ऑलरेडी मैं इस टाइप का सर्किट डिस्कस कर चुका हूँ। जब देखिए मैंने एक्सोर गेट को इम्प्लीमेंट किया था नोर गेट से, तब ये वाला सर्किट वहाँ पर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, इस पॉइंट पर मुझे मिलेगा ए एक्सनोर बी, और देखिए ये सेम सर्किट मैंने यहाँ पर रेप्लिकेट किया है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, और ये मैं जानता हूँ कि 3 वेरिएबल के केस में ये क्या हो जाएगा, ये आपके इक्वल होगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी के। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो मुझे सम मिल गया, ठीक है ना। 8 नोर गेट का यूज़ करके मुझे सम मिल जाएगा। अब मैं कैरी को डिस्कस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा नोर गेट है तो मुझे मिल जाएगा ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार बी बार। पुट गया है यहाँ से मेरा सी प्लस सी और ये इसका बार। इसको सॉल्व करते हैं, ये इनपुट मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट लेने पर ये एक्सनोर को कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सोर, यानी ए एक्सोर बी प्लस का डॉट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका सी बार। तो ये इनपुट मुझे यहाँ पर पता लग गया, ये वाला इनपुट यहाँ पर पता लगा। फिर इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा ए बार बी बार प्लस ए एक्सोर बी डॉट सी बार होल बार दिस टर्म, ठीक है ना। अब मैं इस बार को डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो डी मॉर्गन थ्योरम जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ए प्लस बी डॉट, तो इसको मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे ये वाला ये मिल जाएगा। और फिर इसको मैं एक्सनोर को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो एक्सनोर को ओपन करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस सी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ए डॉट ए बी ये आपका हो जाएगा ए बी, ए बार 0 हो जाएगा, ए सी ये ए सी आ जाएगा। फिर देखिए बी से देखिए बी डॉट ए बी यानी ए बी मिलेगा, ए बी ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, बी बार मेरा 0 हो जाएगा और यहाँ से मुझे मिलेगा बी सी, और बी सी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा कैरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे सम मिल गया और यहाँ पर मुझे कैरी मिल गया। तो इस फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने में मुझे टोटल 9 नोर गेट लगेंगे और मेरा सम और कैरी दोनों मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। वो 2 बिट को सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। लेट से 1 और 0 इनको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा 1 और बोरो आएगा आपका 0। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास 2 इनपुट होंगे यहाँ पर ए और बी, और 2 आउटपुट होंगे डिफरेंस और बोरो। या मान लीजिए कि आप 1 का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 0 और बोरो आएगा इस केस में 0। तो 2 इनपुट हैं 2 ही आउटपुट हैं। या लेट से आप 0 और 1 का डिफरेंस लेते हैं, तो देखिए 0 और 1 का जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपको बोरो लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो बोरो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर बोरो लेंगे तो बोरो आपका 1 हो जाएगा। 1 आपका यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा 2 2 माइनस 1 यानी 1, यानी डिफरेंस आपका 1 मिलेगा और बोरो आपका 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आपके 2 इनपुट होंगे और 2 ही आपके आउटपुट होंगे, डिफरेंस और बोरो। तो ये 2 इनपुट हैं, इनपुट ए इनपुट बी, 2 आउटपुट हैं आपके पास, डिफरेंस और बोरो। और ये हाफ सब्सट्रैक्टर है क्योंकि आप 2 बिट पर डिफरेंस ले रहे हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1
जैसे कि देखिए 0 1 के केस में जब आप इसको डिफरेंस लेंगे a माइनस बी करेंगे तो आपका बोरो यहाँ पर 1 आ जाएगा, आपको बोरो लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 1 0 1 0 मतलब 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी डिफरेंस आपका 1 आ जाएगा और बोरो भी आपका यहाँ पर 1 आ। अब आप इसके एसओपी में एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखिए डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा a XOR b और बोरो के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा एसओपी फॉर्म में a बार b। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, जो आप यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं वो डिफरेंस ले रहे हैं a माइनस बी का, ये आप b माइनस ए नहीं कर सकते हैं, यानी ये क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये a माइनस बी है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने a माइनस बी लिया है तो बोरो में आपका a बार का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर आप b माइनस ए करते तो बोरो में आपका हो जाता b बार a, यानी पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट आता है। अब क्योंकि आपने यहाँ पर a माइनस बी किया है तो बोरो में आपका पहले वाला क्या है यहाँ पर a, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा a बार b। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वाला आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमने यहाँ पर सर्किट इंप्लीमेंट किया है, डिफरेंस हो जाएगा आपका a XOR b, डिफरेंस हो गया आपका a XOR b और बोरो आपका हो जाएगा a बार b, यानी जो फर्स्ट इनपुट है फर्स्ट इनपुट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड इनपुट। यहाँ पर हमने XOR गेट का यूज़ किया है, एंड गेट का यूज़ किया है और ये नॉट गेट का यूज़ किया है। ध्यान ये रखिएगा कि बोरो में हमें जो फर्स्ट इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये बोरो में आपका फर्स्ट इनपुट क्या है, a है, तो हमने इसका फर्स्ट इनपुट a का कॉम्प्लीमेंट लिया है तो बोरो हमारा हो जाएगा a बार b। और ये हाफ सब्सट्रैक्टर क्या कर रहा है, ये a माइनस बी कर रहा है, जहां पर कि a आपका फर्स्ट इनपुट है और b आपका सेकंड इनपुट है, डिफरेंस आपका फर्स्ट आउटपुट है, बोरो आपका यहाँ पर सेकंड आउटपुट है। अब मान लीजिए कि लेट से आपके पास ये नॉट गेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी जगह पर आपके पास XOR गेट है। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि XOR गेट से आप नॉट गेट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। लेट से आपके पास एक XOR गेट अवेलेबल है, तो हम आपको बता चुके हैं कि XOR गेट को आप एज ए नॉट गेट किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, XOR गेट में एक इनपुट को आप 1 कर दीजिए। तो देखिए अब चूंकि यहाँ पर ये क्या बताता है, डिफरेंस बताता है और ये 1 है तो a का डिफरेंस यहाँ पर आएगा, यानी ये a बार आएगा। इसका मतलब अगर आपके पास नॉट गेट नहीं है लेकिन XOR गेट है तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। XOR गेट लगा दीजिए, यहाँ पर एक XOR गेट लगा दीजिए और उसके एक इनपुट को 1 कर दीजिए, तो ये एज ए नॉट गेट आपका यहाँ पर वर्क करने लग जाएगा। और लेट से आपको ये एक ऐसा सर्किट बनाना हो जो कि आपका फुल एडर की तरह, लेट से आपको एक ऐसा सर्किट बनाना हो जो कि आपका हाफ एडर की तरह भी वर्क करे और हाफ सब्सट्रैक्टर की भी वर्क करे। तो आप एक काम कीजिए, ये XOR गेट में जो आपने इनपुट जिसको कि 1 लिया है उसको आप 0 कर दीजिए। अगर आप XOR गेट में इस इनपुट को 1 की जगह 0 कर देंगे, अब देखिए चूंकि ये डिफरेंस बताता है और आपका एक इनपुट 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस नहीं रहा होगा, इसका मतलब a का a ही रहेगा। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि XOR गेट में अगर आप एक इनपुट को 0 कर देंगे तो फिर ये एज ए बफर की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो आप इस लाइन को एज ए कंट्रोल लाइन यूज कर सकते हैं, इसको आप एज ए कंट्रोल लाइन यूज कर सकते हैं। अगर आप इस कंट्रोल लाइन को 0 कर देंगे तो ये आपका हाफ एडर बन जाएगा और अगर आप इस कंट्रोल लाइन को 1 कर देंगे तो फिर ये आपका हाफ सब्सट्रैक्टर बन जाएगा। इसका मतलब अगर आप इस कंट्रोल लाइन को 1 कर देंगे तो उस केस में ये फिर एज ए हाफ सब्सट्रैक्टर की तरह वर्क करेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा a बार b। और अगर आप इस कंट्रोल लाइन को 0 कर देंगे तो फिर उस केस में ये सर्किट आपका एज ए हाफ एडर वर्क करेगा और आपको कैरी मिलेगा ab। ठीक है ना। तो इस नॉट गेट की जगह पर अगर आप इस XOR गेट को यूज़ करते हैं, इस नॉट गेट की जगह पर अगर आप XOR गेट को यूज़ करते हैं और इस कंट्रोल लाइन को अगर आप 0 कर देते हैं, इस कंट्रोल लाइन को 0 कर देते हैं तो फिर उस केस में ये सर्किट आपका हाफ एडर की तरह वर्क करेगा और फिर आपको यहाँ पर कैरी मिल जाएगा AB, कैरी मिलेगा AB। और अगर आपने इस XOR गेट में इस कंट्रोल लाइन को 1 कर दिया है तो फिर उस केस में ये सर्किट एज ए हाफ सब्सट्रैक्टर वर्क करेगा और आपको यहाँ पर बोरो मिलेगा a बार b। करते हैं कि इस हाफ सब्सट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कितने NAND गेट और कितने NOR गेट की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट। तो देखिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि NAND गेट से आप XOR गेट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए NAND गेट से हम XOR गेट को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं।
ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नैंड गेट से अगर आप ये 4 नैंड गेट इस तरीके से लगा देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्सोर गेट मिल जाएगा, यानी आपको डिफरेंस मिल गया, डिफरेंस इज इक्वल टू ए एक्सोर बी आपको मिल चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आपको बोरो चाहिए, तो बोरो के लिए आप यहाँ से कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है आपका बी, और देखिए फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी प्लस बी बार, और यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा बी प्लस बी बार, वो आपका 1 हो जाएगा, यानी ए प्लस आपको बी बार मिल जाएगा। अब देखिए अगर आप इसका निगेशन ले लीजिए, तो निगेशन लेने के लिए हम एक और नैंड गेट यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए एक और नैंड गेट लगाते ही इसका निगेशन हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बार निगेशन, और यहाँ पर अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम्स का यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बार बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बोरो। तो यहाँ पर इस वाली लाइन पर आपको क्या मिल गया, आपको बोरो मिल गया, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर बोरो मिल गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको 5 नैंड गेट लगेंगे इस हाफ सबस्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए, 5 नैंड गेट लगेंगे इस हाफ सबस्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा ए एक्सोर बी, और यहाँ पर आपको बोरो मिलेगा ए बार बी, और ये 5 नैंड गेट से आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब डिस्कस करते हैं कि कितने नॉर गेट लगेंगे इस हाफ सबस्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए 5 नॉर गेट लगेंगे इस हाफ सबस्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए, मिनिमम 5 नॉर गेट। तो एक तरीका तो ये है कि आप हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एक्सोर गेट को आप नॉर गेट से किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो उस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्सोर गेट को आप नॉर गेट से किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए ये 5 नॉर गेट लगाएंगे आप, ये 5 नॉर गेट का यूज करके आपको डिफरेंस मिल जाएगा ए एक्सोर बी। अब देखते हैं कि बोरो आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए जरा इस पॉइंट पर चेक कीजिए, देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिला आपको ए, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, वो आपका इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के। और तो फिर इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिला, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको आपको मिल जाएगा ए प्लस, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर डी मॉर्गन थ्योरम्स अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा ए बार डॉट ए प्लस बी, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ए बार तो आपका 0 हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा ए बार बी। तो आपको इस पॉइंट पर ए बार बी मिल चुका है, ए बार बी क्या है आपका बोरो, यानी इस पॉइंट पर आपको बोरो मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल गया, यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल गया, और इस पॉइंट पर आपको बोरो मिल गया, और इस तरीके से आप 5 नॉर गेट का यूज करके इस हाफ सबस्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फुल सबस्ट्रक्चर में आप 3 बिट्स का डिफरेंस लेंगे, यानी फुल सबस्ट्रक्टर में आप a माइनस बी माइनस सी करेंगे, a माइनस बी माइनस सी करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा, पहले सबसे पहले आपका a माइनस बी होगा, देन आपका a माइनस सी होगा। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हैं कि पहले आप b माइनस सी करें और फिर उसको a माइनस कर दें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए इसके ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस आप इधर ले जाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी, और माइनस माइनस होकर के ये प्लस सी हो जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग आ जाएगा, यानी इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, a माइनस बी माइनस सी करना है तो आप इसी तरीके से लेंगे, क्योंकि ये आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होता है, ये तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो इसलिए आपको लेफ्ट साइड से एसोसिएटिविटी यहाँ पर लेनी है। तो पहले a माइनस बी सोल्व होगा, फिर उसके साथ जो रिजल्ट आएगा वो उसके साथ आपका माइनस सी होगा। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो ये फुल सबस्ट्रक्टर के केस में जो आपके 3 इनपुट होंगे उसमें हम a माइनस बी माइनस सी करने जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 आउटपुट होंगे, इसका मतलब यहाँ पर 3 इनपुट होंगे a b और c, और आपके पास यहाँ पर 2 आउटपुट होंगे, डिफरेंस और बोरो। c 2 आउटपुट होंगे, फर्स्ट आउटपुट है डिफरेंस और सेकंड आउटपुट है बोरो। 0 0 0, देखिए यहाँ पर क्या ऑपरेशन होगा, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आपका a माइनस बी माइनस सी होगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका a माइनस बी माइनस सी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होगा। ये इस तरीके से फुल सबस्ट्रक्टर आपका इनको सबस्ट्रैक्ट करेगा। तो देखिए a माइनस बी कीजिए, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यानी डिफरेंस आपका 0 आएगा और बोरो भी आपका यहाँ पर 0 आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं 0 0 1 यहाँ पर, और 1 0 आपका 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा, यानी डिफरेंस
आपका 1 आया और बोरो भी आपका यहाँ पर 1 आया। अब इसको चेक करते हैं 0 - 1। देखिए यहाँ पर आपका बोरो की बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो आपका 1 हो जाएगा 0 - 1, यानी बोरो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो बोरो आपने ले लिया यहाँ पर 1, यानी ये हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा 2, यानी 2 - 1 आपका हो जाएगा 1, और 1 - 0 यानी 1, यानी डिफरेंस भी आपका 1 रहेगा और बोरो भी आपका 1 रहेगा। अब इसको चेक करते हैं 0 - 1। तो यहाँ पर आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। अब ये बोरो आपने ले लिया है तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा आपका 2 2 - 1 आपका हो जाएगा 1, और 1 - 1 हो जाएगा आपका 0, यानी डिफरेंस 0 आ जाएगा और बोरो आपका 1 आ जाएगा इस केस में। इसको चेक कीजिए 1 - 0 1 - 0 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 - 0 करने पर आपका 1 आ जाएगा, यानी डिफरेंस रहा 1, और बोरो आपने नहीं लिया तो बोरो की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको चेक कीजिए 1 - 0 यानी डिफरेंस हो गया 1, 1 - 1 यानी डिफरेंस हो गया 0, बोरो आपने नहीं लिया तो उसकी वैल्यू हो गई 0। इसको चेक कीजिए 1 - 1 0, 0 - 0 0 यानी डिफरेंस 0, बोरो आपने नहीं लिया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको चेक कीजिए 1 - 1 0 और 0 - 1 करने पर आपको बोरो लेना पड़ेगा, यानी बोरो की वैल्यू हो गई 1, और इधर आपका ये हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा 2 2 - 1 लेने पर आपको 1 मिल जाएगा। देखिए 1 1 1। तो सबसे पहले हमने 1 - 1 किया तो आपको मिला 0। अब देखिए 0 - 1 कीजिए, ये a - b करा आपने, a - b करने पर आपको क्या मिला 0 मिला, ये है आपका c, ठीक है ना। अब आप 0 - 1 यानी a - b - c कीजिए, तो 0 - 1 करने पर आपका बोरो लेना पड़ेगा, यानी बोरो की वैल्यू हो गई आपकी 1, और ये 1 आपने यहाँ पर लिया है बोरो, तो ये 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो गया आपका 2 2 - 1 लेने पर आपको क्या मिल जाएगा 1, यानी डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई 1, डिफरेंस की वैल्यू 1 और बोरो की वैल्यू 1। तो इस तरीके से ये फुल सबस्ट्रैक्टर के लिए हमने ये ट्रुथ टेबल क्रिएट की है। अब हम डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए एसओपी में एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। क्या बता रहा है डिफरेंस, आपका बता रहा है ओड नंबर ऑफ 1, ये आपका क्या बता रहा है ओड नंबर ऑफ 1। तो ओड नंबर ऑफ 1 के लिए ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है a XOR b XOR c, यानी ये ओड नंबर ऑफ 1 बता रहा है, तो ये हो जाएगा XOR b XOR c। इसी को आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं a XOR b XOR c, ये भी लिख सकते हैं, या ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ m 1 2 4 7 1 2 4 7, और इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा a XOR b XOR c, या आप लिख सकते हैं a XOR b XOR c, और ये क्या बता रहा है आपका ये ओड नंबर ऑफ वंस बता रहा है, या आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ m 1 2 4 7। अब बोरो के लिए देखते हैं, तो बोरो के लिए आप एसओपी में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो देखिए इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इस 1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा a बार b बार c प्लस इसके लिए देखिए इस 1 के करस्पॉन्डिंग आपका हो जाएगा a बार b c बार प्लस, या तो के मैप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर देखिए अगर इन दोनों को आप लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको bc मिल जाएगा, कॉमन टर्म मिल जाएगा bc, और इन दोनों से आप लेंगे तो इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा a बार b मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों से लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों से लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन आपको मिल जाएगा a बार c, यानी आपकी एक्सप्रेशन क्या आ गई, आपकी एक्सप्रेशन आ गई मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ गई a बार b bc प्लस a बार c, ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ m 1 2 3 7, समेशन ऑफ m 1 2 3 7, ठीक है ना। इन दोनों को लेने पर आप लिख सकते हैं a बार c, इन दोनों को लेने पर हम मिनिमाइज करके लिख सकते हैं bc, और इन दोनों को लेने पर हम मिनिमाइज करके लिख सकते हैं a बार b, तो हमें मिल जाएगा a बार b प्लस bc प्लस a बार c, और ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ m 1 2 3 7। या फिर अगर आप इन दोनों टर्म में से a बार b को कॉमन ले लें, तो a बार b को कॉमन लेने पर आपका यहाँ बचेगा c प्लस c बार, वो आपका 1 हो जाएगा, यानी a बार b हमने यहाँ से कॉमन ले लिया प्लस, अब देखिए इन दोनों टर्म को लीजिए, इन दोनों टर्म को लेने पर आप अगर आप c को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा ए बी प्लस a बार b बार, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा a XOR b के डॉट c। तो ये एक्सप्रेशन भी आप बोरो के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए, बोरो के लिए ये भी करेक्ट है, बोरो के लिए ये वाली एक्सप्रेशन भी करेक्ट है कि फुल एडर के केस में कैरी की इक्वेशन क्या आती है। तो फुल एडर के केस में कैरी की इक्वेशन थी आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फुल एडर के केस में थी। या दूसरी एक्सप्रेशन हमने आपको बताया था, आप ए बी प्लस ए XOR बी
डॉट सी भी लिख सकते थे, या बी सी प्लस बी एक्सोर सी डॉट ए भी लिख सकते थे, या आप ए सी प्लस ए एक्सोर सी डॉट बी भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, देखिए हाफ एडर और हाफ सबस्ट्रक्टर में देखिए हाफ एडर में कैरी की इक्वेशन क्या थी, कैरी की इक्वेशन थी ए बी, और हाफ सबस्ट्रक्टर में बोरो की इक्वेशन क्या थी, बोरो की इक्वेशन थी ए बार बी। यानी हाफ एडर में कैरी की इक्वेशन थी ए बी, हाफ सबस्ट्रक्टर में अभी हमने डिस्कस किया है बोरो की इक्वेशन थी ए बार बी। यानी एक ही जगह पर आपको क्या रखना है, एक ही जगह पर पुट करना है ए बार। ठीक उसी तरीके से अगर फुल एडर में अगर आप एक ही जगह पर ए बार पुट कर देंगे, एक ही जगह पर ए बार पुट कर देंगे कैरी में, तो आपको बोरो मिल जाएगा। जैसे कि हाफ एडर में कैरी की इक्वेशन थी ए बी, उसमें अगर आप एक ही जगह पर ए बार पुट कर देंगे तो आपको हाफ सबस्ट्रक्टर की बोरो की इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी हाफ एडर की कैरी इक्वेशन में अगर आप एक ही जगह पर ए बार रख देंगे तो आपको हाफ सबस्ट्रक्टर की बोरो की इक्वेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से फुल एडर की कैरी की इक्वेशन में अगर आप एक ही जगह पर ए बार रख देंगे तो आपको फुल सबस्ट्रक्टर की बोरो की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए ये अब हम फुल सबस्ट्रक्टर के लिए लिख रहे हैं, ये फुल सबस्ट्रक्टर में आपको बोरो की इक्वेशन मिल जाएगी अगर आप इसमें एक ही जगह पर ए बार पुट कर देंगे। तो देखिए एक ही जगह पर ए बार पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, एक ही जगह पर ए बार पुट करने पर हमें ये मिल गया, और एक ही जगह पर ए बार पुट कर देंगे तो देखिए हमें ये मिल गया, ये मिल गया हमें ए बार बी। और देखिए ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ए बार एक्सनोर बी आपका क्या होता है, ये आपका होता है ए बार एक्सोर बी, ये आपका होता है ए एक्सनोर बी के इक्वल। तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशंस भी करेक्ट हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन आपको कब मिलेगी, तो देखिए आप इन दोनों में से एक काम कीजिए, बी सी कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से अगर आप बी सी कॉमन ले लेंगे तो आपको ए प्लस ए बार मिल जाएगा। फिर देखिए इन दोनों टर्म्स को देखिए, इन दोनों में से आप ए बार को कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में से अगर आप ए बार को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा बी एक्सोर सी। तो देखिए ये आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई, बी सी प्लस ए बार प्लस बी एक्सोर सी। ये भी आप फुल सबस्ट्रक्टर में बोरो की इक्वेशन यहाँ पर ले सकते हैं। ये इक्वेशन भी करेक्ट है फुल सबस्ट्रक्टर के केस में बोरो के लिए। देखिए ये वाली इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी, तो देखिए इस वाली इक्वेशन के लिए आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से ए बार सी कॉमन ले लीजिए। अगर आप इन दोनों में से ए बार सी को कॉमन ले लेंगे तो आपका बी प्लस बी बार वो आपका 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से अगर आप बी को कॉमन ले लेंगे, अगर आप इन दोनों में से बी को कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर बचेगा ए बार सी बार प्लस ए सी, और वो आपका इक्वल हो जाएगा ए एक्सनोर सी के। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है आपको ए बार एक्सोर सी। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए एक्सनोर सी के। तो डेफिनेटली आपको ये मिल गया। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फुल सबस्ट्रक्टर के केस में आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को एज ए बोरो के रूप में ले सकते हैं, वो सारी आपकी करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और आप इसको भी ले सकते हैं और आप इसको भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपका हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये वाली इक्वेशन गिवन हो, तो ये भी आपका फुल सबस्ट्रक्टर के केस में बोरो के लिए करेक्ट है। तो ये फुल सबस्ट्रक्टर के लिए हमने डिफरेंस की इक्वेशन लिखी, और ये फुल सबस्ट्रक्टर के लिए हमने बोरो की इक्वेशन यहाँ पर लिख रखी है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इन इक्वेशंस को हम सर्किट से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें करना क्या है, एक ही जगह पर ए बार लेना है। तो लेट से ये हमारे 3 लाइन्स हैं, ए बी, और कर दिया। और करने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी विच इज इक्वल टू बोरो। तो इस तरीके से आप फुल सबस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डिफरेंस मिल गया है और यहाँ पर आपको बोरो मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास नोट गेट नहीं है तो आप इस नोट गेट की जगह पर यहाँ पर एक्सोर गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से आपने यहाँ पर नोट गेट अवेलेबल नहीं है तो आपने यहाँ पर ये इस एक्सोर गेट को यहाँ पर लिया हुआ है, और आप यहाँ पर एक इनपुट 1 दे सकते हैं और इसको एज ए कंट्रोल लाइन ले सकते हैं। ये मान लीजिए आपका कंट्रोल लाइन है, इसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस सर्किट को भी यहाँ पर आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इस कंट्रोल लाइन की वैल्यू 0 कर देंगे, अगर इस CL की वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर CL की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको A मिलेगा, क्योंकि फिर उस केस में ये एज ए बफर एक्ट करेगा। तो फिर ये आपका बन जाएगा फुल एडर।
फिर उस केस में ये एज ए फुल एडर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि फिर अगर आप कंट्रोल लाइन पर 1 0 दे देंगे तो फिर ये बफर की तरह एक्ट करेगा, यानी आपको आउटपुट में ए ही मिलेगा। तो फिर ये आपका क्या ये आपको बोरो नहीं देगा, ये आपको कैरी देगा और एज ए फुल एडर वर्क करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंट्रोल लाइन पर 1 दे देंगे, तो फिर ये एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा और आउटपुट में आपको मिलेगा ए बार, और ए बार मिलेगा तो फिर आपको ये बोरो देगा और एज ए फुल सबस्ट्रक्टर ये वर्क करेगा। तो कंट्रोल लाइन पर 1 देने पर ये फुल सबस्ट्रक्टर की तरह वर्क करेगा, कंट्रोल लाइन पर 0 देने पर ये फुल एडर की तरह एक्ट करेगा। सबस्ट्रक्टर को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं हाफ सबस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो देखिए, हमें जैसे हमने फुल एडर को इंप्लीमेंट किया था 2 हाफ एडर का यूज करके, उसी तरीके से फुल सबस्ट्रक्टर को हम इंप्लीमेंट करेंगे 2 हाफ सबस्ट्रक्टर का यूज करके। तो ये सबसे पहले हमने फर्स्ट हाफ सबस्ट्रक्टर लगाते हैं, यहाँ पर था एक जोर भी मिलता था, और फिर यहाँ पर हम क्या करते थे, नोट गेट लगाते थे। फर्स्ट इनपुट में नोट गेट लगाते थे, हाफ सबस्ट्रक्टर में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो फर्स्ट इनपुट में हम नोट गेट लगाते थे और सेकंड इनपुट को लेकर के उसके साथ हम एंड कर देते थे। तो हमें क्या मिलता था, हमें यहाँ पर मिलता था ए बार बी। अब जैसा काम आपने यहीं किया है, यहाँ पर किया है, वैसे ही काम आपको आगे करना है। यानी आगे फिर से आपने एक और एक्सोर गेट लगाया, एक और इनपुट सी को भी ले लिया, क्योंकि हमें 3 इनपुट को प्रोसेस करना है। तो एक और थर्ड इनपुट सी ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर लेने पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर डिफरेंस मिल गया। डिफरेंस आपको मिल चुका है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, डिफरेंस मिल चुका है। फिर जैसा इसमें हमने किया है, फर्स्ट वाले इनपुट को लीजिए और उसका नोट ले लीजिए। तो फर्स्ट वाला इनपुट है, इसका हमने नोट गेट लगा दिया और सेकेंड इनपुट को लेकर के उसके साथ एंड कर दीजिए। तो देखिए, सेकंड इनपुट को लेकर के हमने उसके साथ एंड कर दिया। तो देखिए, ये इनपुट क्या है, ये आपका है ए एक्सोर बी। ए एक्सोर बी का जब आप नोट लेंगे तो आपको ए एक्सनोर बी मिल जाएगा। ए एक्सोर बी का नेगेशन लेने पर आपको ए एक्सनोर बी मिल जाएगा। यानी यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ए एक्सनोर बी एंड सी। ये आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए, ये 2 इनपुट आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए, 2 इनपुट आपके पास अवेलेबल है, ए बार बी और ए एक्सनोर बी डॉट सी। ये दोनों आपको मिल चुके हैं। इन दोनों का बस आपको और करना है। तो इन दोनों का आप और कर दीजिए और आपको यहाँ पर ये बोरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बोरो मिल चुका है, ए बार बी प्लस ए एक्सनोर बी एंड सी। तो इस तरीके से 2 हाफ सबस्ट्रक्टर प्लस 1 और गेट का यूज़ करके हमने ये फुल सबस्ट्रक्टर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 फुल सबस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 2 हाफ सबस्ट्रक्टर प्लस 1 और गेट की रिक्वायरमेंट होगी। 1 फुल सबस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 2 हाफ सबस्ट्रक्टर प्लस 1 और गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपका सेकेंड हाफ सबस्ट्रक्टर है और ये आपका और गेट है। तो 1 फुल सबस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 2 हाफ सबस्ट्रक्टर प्लस 1 और गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब डिस्कस करते हैं कि फुल सबस्ट्रक्टर को आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट या कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट फुल सबस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम ए एक्सोर बी को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया है ए एक्सोर बी। अब हमें एक्सोर सी निकालना है, एक्सोर बी एक्सोर सी निकालना है। तो हम इसी को रिप्लीकेट यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल चुका है डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो डिफरेंस हमें मिल चुका है। अब हमें बोरो लेना है। तो बोरो लेने के लिए हम यहाँ से कनेक्शन लेते हैं। एक कनेक्शन हमने यहाँ से लिया है और देखिए, चूंकि आपने एक कनेक्शन यहाँ से लिया है, यानी एक नैंड को छोड़ करके कनेक्शन लिया है, तो यहाँ पर भी आपको यही करना पड़ेगा। इस नैंड को छोड़ करके आपको यहाँ से कनेक्शन लेना होगा, ठीक है ना, सिमेट्री रखना होगा। जैसे यहाँ पर आपने इस नैंड को छोड़ करके इस नैंड से यहाँ से कनेक्शन लिया है, तो ठीक उसी तरीके से इस नैंड को छोड़ करके आपको यहाँ से कनेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ से हमने कनेक्शन क्यों लिया है, यहाँ से इसलिए लिया है कि ज़रा यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है इसको चेक कीजिए। देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से आपको क्या मिला, बी मिला, यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी ए बी कॉम्प्लीमेंट होल बार। और जरा इसको सॉल्व कीजिए, इस बार प्लस ए बी, और फिर यहाँ पर ट्रांसपोजिशन थ्योरम अगर आप लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा बी बार प्लस ए। यानी आपको देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिल चुका है। उसी तरीके से देखिए, ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ पर चेक कीजिए, देखिए इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा ए एक्सोर बी
और यहाँ से आपका आएगा सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, और जरा इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा सी बार प्लस ए एक्सोर बी डॉट सी, और इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा, ट्रांसपोजिशन थ्योरम आप लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा सी प्लस सी बार आपका 1 हो जाएगा, और सेकंड टर्म आपको मिलेगा सी बार प्लस ए एक्सोर बी। ठीक है ना, ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा दीजिए, सी प्लस सी बार आपका 1 हो जाएगा डॉट सी बार प्लस सी आपका 1 हो जाएगा डॉट सी बार प्लस ए एक्सोर बी, यानी ये मिल गया। ये आपको क्या मिला, इसका कॉम्प्लीमेंट मिला। तो फिर अगर आप इन दोनों का नेंड ले लेंगे तो आपको ये बोरो मिल जाएगा प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको मिलेगा ए बार बी प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा ए एक्सनोर बी डॉट सी, यानी आपको क्या मिल गया, यहाँ पर बोरो मिल गया। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं 9 नैंड गेट का यूज करके आप इस फुल सबस्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 9 नैंड गेट का यूज करके फुल सबस्ट्रक्चर को हमने इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पर आपको डिफरेंस मिला है और यहाँ पर आपको बोरो मिला है। अब चेक कीजिए कि आपको अगर नॉर गेट से फुल सबस्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना हो तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस फुल सबस्ट्रक्टर। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए एक्सोर बी एक्सोर सी इज इक्वल टू ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी है, तो सिंपली आप इस नैंड को नॉर से रिप्लेस कर दीजिए और आपका यही सर्किट इस केस में काम आ जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस नैंड को रिप्लेस कर देना है नोर से, एज इट इज यही सर्किट रहेगा, नैंड को नोर से रिप्लेस कर दीजिए और आपको यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर बोरो मिल जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं आप, नोर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नोर गेट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं फुल सबस्ट्रक्टर को। रिक्वायर्ड होंगे आपको इस फुल सबस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करने पर, और यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बोरो मिल जाएगा। देखिए डिफरेंस आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ए एक्सनोर बी, यहाँ पर मिलेगा ए एक्सनोर बी, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, और वो इसके इक्वल होगा, यानी आपको यहाँ पर क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, आपको बोरो मिल जाएगा। ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे तो बी प्लस बी बार आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा बी प्लस ए बार, और बी प्लस ए बार को कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा बी बार डॉट ए। तरीके से इसको चेक कीजिए, यहाँ पर आपको मिला है ए एक्सनोर बी, यहाँ से मिला है सी, यानी ए एक्सनोर बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा ए एक्सोर बी डॉट सी बार। तो इस पॉइंट पर आपको मिलेगा ए एक्सोर बी डॉट, आपको मिलेगा ए एक्सोर बी प्लस सी बार, यहाँ पर आपको मिलेगा ए एक्सनोर बी प्लस सी बार, और इसको आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए एक्सोर बी डॉट सी बार। और यहाँ से आपका सी आ रहा है तो यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा ए एक्सोर बी डॉट सी बार प्लस सी होल बार, और इसमें फिर आप डी ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो सी प्लस सी बार आपका 1 हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा ए एक्सोर बी प्लस सी बार। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए एक्सनोर बी डॉट सी बार। अब इन दोनों का आपने नोर किया हुआ है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए एक्सनोर बी डॉट सी बार प्लस बी बार ए होल बार। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये आपका है ए बी प्लस ए बार बी बार, इसको मैं ले सकता हूँ ए बी प्लस ए बार बी बार। अब देखिए बी से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ले सकता हूँ ए बार बी प्लस ए बी बार। अब देखिए बी से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए बार बी, यानी मुझे मिल चुका है ए बार बी, और अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी बार मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा बी सी,
ठीक है ना। अब ए बार को देखिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा ए बार भी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ए बार मेरा 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म मेरा हट जाएगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए बार सी प्लस ए बार सी। तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल चुकी है, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, यानी मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, मुझे यहाँ पर बोरो मिल चुका है। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं 9 नॉर गेट का यूज़ करके मैं डिफरेंस और बोरो दोनों ही जनरेट यहाँ पर कर पा रहा हूँ, और इस तरीके से मिनिमम 9 नॉर गेट का यूज़ करके मैं इस फुल सबट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैरेलल एडर। तो